नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे अगर अभी तक नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं तो इसके साथ नियमित रूप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि उम्मीद थी, संभावना जताई जा रही थी, कल आखिरकार हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर एक राजनीतिक संकट जैसी स्थिति बन गई है। हेमंत सोरेन की इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है, ये तो अदालतें तय करेंगी। और अगर उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई का नतीजा राजनीतिक संकट में क्यों निकलना चाहिए? जो झारखंड विधानसभा की स्थिति है उसमें किसके पक्ष में बहुमत है, ये आईने की तरह साफ है। जहां तक 48 विधायक सरकार के साथ हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वामपंथी दलों के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो सरकार के साथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के विधायक हैं, उनकी संख्या 32 से ज्यादा नहीं थी। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए, अगर हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी की वजह से इस्तीफा हुआ है, तो जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चाहें, जिसको अपना नेता बनाएंगे, जिसको महागठबंधन के दूसरे घटक दल भी समर्थन करें, उनको राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ? ये साधारण सी, भाई लोकतंत्र की खूबी क्या है? लोकतंत्र की खूबी यही है कि उसमें सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होता है। और जो राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं राज्यपाल, और या केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं राज्यपाल, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण, अगर बहुमत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना किसी संकट के। जिस तरह अभी एक दो दिन पहले बिहार में हुआ था। भाई बिहार में क्या हुआ था? नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया। सुबह इस्तीफा दिया, शाम को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, यानी एनडीए के जो विधायक हैं, उनके अपने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी। राज्यपाल ने उनकी परेड भी नहीं करवाई। राज्यपाल ने तुरंत उसे स्वीकार किया और शाम के समय उनकी शपथ हो गई। ये झारखंड में यही काम क्यों नहीं हो रहा है? भाई ये तो बिल्कुल जैसा बिहार में हुआ वैसे ही झारखंड में होना चाहिए। परिस्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। एक मुख्यमंत्री हटता है कानूनी वजह से या किसी भी वजह से। अच्छा, मान लीजिए अभी तो हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मान लीजिए किसी और वजह से इस्तीफा दे देते मुख्यमंत्री पद से, उस वक्त क्या होना चाहिए था? स्थिति यह है कि वहां के राज्यपाल महोदय ने, चूंकि एनडीए की सरकार बन रही थी, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल एक खास तरीके से किया। यहाँ के राज्यपाल चूंकि एनडीए की सरकार नहीं बनवा पा रहे हैं और उसमें गैर भाजपा सरकार बन रही है दोबारा, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल एक दूसरे खास तरीके से कर रहे हैं। विवेक का इस्तेमाल करने के राज्यपालों के दो तरीके ये इतने अलग अलग क्यों हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आजादी के बाद से लगातार उठता रहा है। भाजपा के शासनकाल में इस समस्या को, यानी राज्यपाल जो कि केंद्र सरकार के प्यादे की तरह काम करता है, उसको चरम पर पहुंचा दिया है। कि कांग्रेस के जमाने में भी होता था, उसमें भाजपा इस समस्या के खिलाफ संघर्ष करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो मानती है कि चूंकि कांग्रेस ने किया था तो हम इस काम को और भी बढ़ चढ़कर करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन की प्रत्येक बुराई भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और वो उससे 100 गुना ज्यादा। अब आखिरकार भाजपा ऐसा क्यों कर रही है और कौन है इसके पीछे? इस ऑपरेशन लोटस के सीधे सीधे इंचार्ज ऊपर से देखने में निशिकांत दुबे है, जो झारखंड के सांसद हैं, और उन्हें कोई संकोच नहीं है कहने में। वो टीवी के ऊपर कहते हैं कि मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चे के कुछ विधायकों के साथ में सीधा संबंध है, वो सीधे मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। वो कहते हैं सोरेन परिवार में हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, उनके व्यक्तिगत मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे,
जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब से उन दोनों के बीच में मित्रता थी। उनकी पत्नी सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन को फूटी आंखों नहीं देखना चाहती, वो दिल्ली में है। और वो हेमंत सोरेन की रणनीति क्या थी? वो जानते उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो जानते उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके ऊपर पीएमएलए का आरोप लगेगा। पीएमएलए का आरोप लगेगा तो बहुत दिनों तक उनकी जमानत नहीं होगी, लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने पूरी पेशबंदी कर रखी थी। उस पेशबंदी के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि अपने विधायकों से, गठबंधन के घटक दलों से और झारखंड, उन्होंने दो नामों के ऊपर दस्तखत कराए थे। एक अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए, उनके समर्थन के लिए, अगर वो बात नहीं बन पाए तो चंपई सोरेन के लिए। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर दिक्कत आती है तो चंपई सोरेन अध्यक्ष बन जाएंगे, उनके नाम पर सहमति हो जाएगी। और वही हुआ। जब सीता सोरेन और उनके 3-4 समर्थकों ने इस बात पे आपत्ति की तो अपनी पत्नी का दावा उन्होंने पीछे कर लिया और चंपई सोरेन के नाम पे दस्तखत कराए गए और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चे विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बाकी घटक दल के सदस्यों ने भी उनको समर्थन दे दिया। एक बाकायदा वीडियोग्राफी करके 43 विधायकों की एक परेड भी करा दी गई, जो बताती है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। तो आप चंपई सोरेन कौन है? चंपई सोरेन बहुत जमीन से जुड़े हुए एक आदिवासी नेता है, 7 बार विधायक रह चुके हैं। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे और वो झारखंड मुक्त मोर्चे के प्रमुख आदिवासी चेहरों में से एक। ये जो रणनीति थी उनकी, इस रणनीति ने भाजपा की जो सरकार को अस्थिर करने की रणनीति थी उसको कुछ गड़बड़ा दिया। और जो खेल भाजपा जिस तरह से खेलना चाहती थी उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस खेल को नहीं खेल पाई। आज स्थिति यह है कि जो ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज है निशिकांत दुबे, वो बौखलाए हुए घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे देश के 2 बड़े कारपोरेट समूहों की पूंजी लगी हुई है और उसमें एक कारपोरेट समूह के साथ में तो निशिकांत दुबे का अपना निजी तौर पर संबंध भी रह चुका है। तो ये सब जो चल रहा है ये इसलिए चल रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव कराया सकें। भाजपा के रणनीतिकारों को मानना है कि इससे उन्हें फायदा होगा। अब पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ होने हैं, पिछली बार भी हुए थे। आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ होने हैं। न उड़ीसा में विधानसभा जीतने की भाजपा की कोई स्थिति है, न आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की भाजपा की कोई स्थिति है। झारखंड में पिछली बार भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास उसके मुख्यमंत्री थे, जो बहुत ही एक बदनाम सरकार थी और चुनाव में बुरी तरीके से हारी थी। आज भाजपा उसी बदनाम सरकार को चलाते रहने का खामियाजा उठा रही है और वो इस तिकड़म के जरिए उस खामियाजे की भरपाई करना चाहती है। ये भरपाई मुझे तो नहीं लगता कि संभव है। मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल बहुत ज्यादा समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसके दावेदारी को ठुकरा पाएंगे। देखिए, ये वही राज्यपाल है जब 30 तारीख को ईडी ने सोरेन के घर पे दिल्ली में छापा मारा और सोरेन वहां नहीं मिले तो ये अफवाह आ दी गई कि वो फरार हो गए, मुख्यमंत्री लापता हो गए, जब ईडी ने उनको कानूनी रूप से कोई भगोड़ा घोषित नहीं किया था, एब्सकॉन्डर घोषित नहीं किया था। इसके बावजूद भी एक नैरेटिव चलाया गया कि वो फरार है। लेकिन वो रांची में प्रकट हुए और रांची में सामने आए और उन्होंने अपनी पूरी जितनी भी राजनीतिक योजना थी उस राजनीतिक योजना पर उन्होंने अमल किया। वो जानते थे कि 31 तारीख को जब वो ईडी के सामने पेश होंगे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लोकपाल में उनके खिलाफ शिकायत की गई है, निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और उसके तहत उनके खिलाफ जांच पड़ताल हो रही है। उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया, उनको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इस विवाद में पड़ूंगा ही नहीं। मेरा पॉइंट सीधा है। मेरा पॉइंट यह है, जब एक मुख्यमंत्री हटा है और जब उसके उत्तराधिकारी के पास विश्वास मत प्राप्त करने लायक सुविधाजनक बहुमत है तो उसको शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही है? राज्यपाल निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? वो केंद्र द्वारा हरी झंडी मिलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो एक उसका इस तरह की हर परिस्थिति के प्रोटोकॉल कैसे राज्यपाल को आचरण करना चाहिए, ये एक स्थापित प्रोटोकॉल है। डिस्क्रिशनल यानी विवेक सम्मत फैसला लेने की आड़ में जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का जो खेल खेला जाता है
वो खेल झारखंड में खेला जा रहा है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जाने अनजाने किसी भी कारक से अ, किसी भी कारण से जो ये फैसला हुआ कि चंपई सोरेन नेता है चुने गए हैं और वो मुख्यमंत्री होंगे, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोकतांत्रिक नज़र आता है, बजाय इसके कि उनकी नहीं, पत्नी बेहतर बनती है, है? बेहतर है। अगर अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा देते तो फिर वो राबड़ी प्रकरण नंबर 2 हो जाता और उसकी उसी तरीके से आलोचना होती। देखिए, जो उनकी पत्नी है वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और वो एमबीए हैं, उनके पास बीटेक की डिग्री है। वो मुर्मू परिवार से ही आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जहाँ की रहने वाली हैं, भारत की राष्ट्रपति, वहीं उसी जगह की रहने वाली वो भी हैं। और हेमंत सोरेन के साथ में उनका एक जो अरेंज्ड मैरिज होती है, यानी जो पारंपरिक शादी होती है, उस तरह का विवाह उनके साथ हुआ है। पहले वो मुर्मू थी, अब वो हेमंत के साथ शादी होने के बाद अब वो सोरेन बन गई हैं। लेकिन उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही वो और ना ही उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव है। तो ऐसी वहां एक स्कूल चलाती हैं वहां पे वो। तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना ही उचित हुआ। और ये, इसे आप संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जो भी हुआ इसका नतीजा झारखंड मुक्ति मोर्चा और गैर भाजपा सरकार के हित में निकला। क्या ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो बिहार में हो या फिर अभी उड़ीसा में हो रहा है, वो एक इस बेचैनी को भी दिखाता है कि जो केंद्र की सरकार है या केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में चुनाव के वक़्त उसकी सरकार हो या उसके समर्थन वाली सरकार हो या राष्ट्रपति शासन हो, क्योंकि चुनावों के जी, समय शायद प्रशासन की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बड़ा कारण नज़र आता है। निश्चित रूप से। भाई, जितने राज्यों में भाजपा की सरकार होगी, वहां उसे चुनाव को मैनिपुलेट करने में आसानी होगी। अब वो कितना मैनिपुलेट कर, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर जनता भाजपा से नाराज है तो फिर वो इस तरह से चुनाव का प्रबंधन नहीं कर सकती। अगर चुनाव में टक्कर है बहुत ज्यादा, अगर पक्ष विपक्ष के बीच में फासला कम है बहुत, तब फिर इस तरह का प्रबंधन बहुत प्रभावी साबित होता है, निर्णायक साबित होता है। एक चीज़ दूसरे, और। भाजपा ये भी चाहती है, हुँ। खास तौर से झारखंड के वाले मसले में, वो मानती है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी की शख्सियत और ज्यादा बड़ी हो जाती है, मोदी और ज्यादा वोट खींचू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ विधानसभा का चुनाव होगा तो उसे झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने में भी आसानी होगी। लेकिन जो उसने किया है अभी और जिस तरह उसका पासा पलटा है उसके उसके हथकंडे का, उससे लगता नहीं है कि भाजपा को लोकसभा के साथ अगर उसने विधानसभा चुनाव कराया तो वैसा फायदा होगा जैसा कि वो सोच रही है। ये माना जा रहा है कि अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। तो जी। क्या जो झारखंड का घटनाक्रम है उसने केजरीवाल जी के सामने कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं? मिसाल के तौर पर जेल जाने पर उनको इस्तीफ़ा देना ही होगा। मिसाल के तौर पर वो पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, नहीं, वगैरह-वगैरह। कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो जेल जाने पर इस्तीफा दें। केजरीवाल की रणनीति अलग तरह की है। वो हेमंत सोरेन जैसी रणनीति नहीं है। अगर ईडी ने उनको, एक तो केजरीवाल के ऊपर उस तरह के आरोप नहीं है जिस तरह के आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर। अगर फिर भी उनको सवाल पूछने के नाम पर बुलाकर ईडी अगर गिरफ्तार करती है केजरीवाल को, जैसा कि केजरीवाल को भी अंदेशा है और हम सब लोगों को भी लगता है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल ने पहले से यहाँ पे एक जनमत संग्रह करवा रखा है अपने समर्थकों और जनाधार के बीच में। और जनमत संग्रह का नतीजा ये निकला था कि केजरीवाल को जेल से ही रहकर सरकार चलानी चाहिए। इसका दिल्ली में पहले सत्येंद्र जैन जो गिरफ्तार किए गए थे, वो जेल में बहुत लंबे अरसे तक जो है, वो जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो गई, सत्येंद्र जैन जेल में मंत्री के तौर पर ही रहे और वहां पर फाइलें जाती थी, उन फाइलों पे वो दस्तखत करते थे। तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहें और तो वो जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, ऐसा करने से रोकने का कोई कानूनी कारण नहीं है। ये जो 2 कानून नज़र आते हैं जिनका कि पूरा प्रभाव विपक्ष पे नज़र आया। एक तो ये कि 2 साल आपराधिक मामले में सज़ा हो जाए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी और दूसरा पीएमएलए कानून में जो संशोधन हुआ जो यूपीए के समय हुआ था। तो ये दोनों ही संशोधन मुझे लगता है काफ़ी उत्साह में किए गए हैं कि सरकार ये दिखाना चाहती थी कि भ्रष्टाचार से निपटना चाह रही है, लेकिन उसने इसके नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया।
उसमें राहुल गांधी ने बाकायदे घोषणा की थी कि इस पूरे कानून को डस्टबिन में जी डाल जी देना चाहिए। जी मेरा जी। सवाल ये है कि क्या इस तरह का जो अति उत्साह है, वह जो यूपीए सरकार के समय दिखाया गया, वो अब काफ़ी भारी पड़ रहा है इन लोगों को? उन्होंने देखिए, नकारात्मक जो प्रभाव पर ध्यान नहीं जो दिया। सदस्यता चले जाने वाला मामला है, उसकी जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की जाती है। राहुल गांधी ने अगर वो लालू यादव को बचाने के लिए जो किया गया था उसको फाड़ के ना फेंका होता, तो इस तरह का कानून नहीं बनता। लेकिन दूसरा वाला जो पीएमएलए है, कांग्रेस ने जो पीएमएलए बनाया था, उसके अंदर वो प्रावधान नहीं था जिस प्रावधान के तहत अब जमानत नहीं मिलती है। वो प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर जोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को ऐसा बनाया है ताकि निचली अदालतों से और हाई कोर्ट तक से किसी किस्म की जमानत मिल ही ना पाए, और सरकार पूरी तरीके से अदालतें पूरी तरीके से सरकारी एजेंसियों की बात माने। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कानून जो संगठित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था, एक तरह से राजनीतिक कानून बन चुका है। ये मीसा और डीआईआर जैसा कानून बन चुका है जिसका इमरजेंसी में दुरुपयोग हुआ था। उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये एक चर्चा में बात आती है कि अगर हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता कर लेते, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। क्या आपको लगता है कि इस तरह ये की आरोप समझदारी उनकी झारखंड है? ये आरोप झामुमो द्वारा लगाया गया है, उनके प्रवक्ताओं द्वारा लगाया गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई किसने आपसे संपर्क किया था, ये प्रस्ताव कहां से आया था, तो उन्होंने कहा था इसका हम बाद में खुलासा करेंगे। तो वो बात अभी स्पष्ट होकर नहीं निकल आई। देखिए, ये तो एक तरह की समझदारी होती ही है कि अगर कोई नेता भाजपा में जाने के लिए, भाजपा से जुड़ने के लिए तैयार हो, भाजपा समर्थन की सरकार बनाने के लिए तैयार हो, तो कहा ही जाता है कि भाजपा में दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जो सिर्फ अपराधों को और पापों को धोने का काम करती है। तो फिर हेमंत सोरेन के खिलाफ जितने भी आरोप थे, उन सब आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा के आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, या अजित पवार के खिलाफ आरोपों को डाल दिया गया है, या छगन भुजबल के खिलाफ या हसन मुशर्रफ के खिलाफ आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर उन्हें कभी भी कोई सम्मान नहीं दिया गया, पूछताछ भी बुला के नहीं की गई। जब ये बात रखी जाती है भाजपा के प्रवक्ताओं के सामने, तो वो कहते हैं किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बंद हुआ। ये सही है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा बंद नहीं हुआ, लेकिन उन मुकदमों को व्यवहारिक रूप से बंद कर दिया गया। अगर हम देखें, जैसे बांग्लादेश में विपक्षी दलों के प्रमुख नेता जेल में थे, पाकिस्तान में इमरान खान को 10 साल की सज़ा दी गई। ऐसा लगता है कि भारत में भी जब अगला चुनाव होगा तो कई प्रमुख नेता हो सकता है जेल में रहें या मुकदमों की जी जी। मार झेल रहे हों। तो क्या इसे लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक सकारात्मक चीज़ माना जा सकता है, या सरकार नहीं, मैं की ये नहीं बेचैनी को मानता। दिखाता है? मैं ये नहीं मानता। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई सरकार को लड़नी चाहिए, उसका राजनीतिकरण कर दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता आए हैं, चाहे वो भाजपा के बाहर से आए हो, चाहे भाजपा के भीतर के हों, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके अंदर भी अगर कार्रवाई होती रहती लगातार, तो इस लड़ाई को ज्यादा बल प्राप्त होता और सरकार को उसके लिए बाकायदा श्रेय दिया जाता, उसकी सरकार में बड़े पैमाने पर तारीफ होती। लेकिन अब केवल गैर भाजपा दलों और नेताओं के खिलाफ ही चूंकि ये कार्रवाई हो रही है, इसलिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जो मुहिम चलनी चाहिए, उसने उसको कमजोर कर दिया है। ये उस मसले का राजनीतिकरण कर दिया है। इसलिए इसका जितना लाभ मिलना चाहिए, लोकतंत्र में जैसी नैतिकता का आवेश आना चाहिए, वो उससे नहीं आ पा रहा है। एक आखिरी सवाल आज प्रस्तुत हुए बजट के बारे में, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने चुनावी राजनीति को साधने की काफ़ी कोशिश की है इस बजट के माध्यम से? क्या उसे लाभ नहीं, यही मिलेगा तो अगले है चुनाव कि में? सरकार ने इस बजट के माध्यम से चुनावी राजनीति को साधने की कोई कोशिश नहीं की, और इसके लिए उसे कॉर्पोरेट पूंजी ने ब्राउनी पॉइंट्स भी दिए। आनंद महिंद्रा ने कहा कि भाई ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया, उसने कोई लोक लुभावन कदम नहीं उठाया। ये क्यों नहीं किया मोदी सरकार ने? इसकी ऊपर सोचने की जरूरत है। पहली नजर में मुझे ये लगता है कि मोदी सरकार इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसका जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसके साथ में रिश्ता तोड़ देना चाहिए, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तहत समर्थन की जुगाड़ के दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। मसलन मायावती को मजबूर कर देना चाहिए कि वो
विपक्षी गठबंधन का हिस्सा ना बने। मसलन नीतीश कुमार को महागठबंधन से तोड़कर अपनी तरफ मिला लेना चाहिए। महाराष्ट्र में अपने खिलाफ जो दोनों पार्टियां हैं उनको स्प्लिट कर देना चाहिए। कर्नाटक में जो डी के शिव कुमार कांग्रेस के बड़े चुनाव प्रबंधक हैं, उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाना चाहिए। हेमंत सोरेन को मजबूर कर देना चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें और उसके बाद में फिर उनकी गठबंधन की सरकार को अस्थिर कर देना चाहिए। और इस तरीके से हर जगह जिन मुकामों पर भाजपा अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, वहां राजनीतिक परिस्थिति को प्रबंधित कर लेना चाहिए। और उसके बाद लाभार्थियों का एक बड़ा संसार तो भाजपा ने बना ही रखा है, वो तो कहीं गया नहीं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की समझ में आ गया है कि बजट में रियायतें देकर वोटरों को अपनी ओर खींचने से वो कारपोरेट पूंजी की ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बजट को पूरी तरीके से कारपोरेट पूंजी की सेवा के काम में लगा दिया गया है। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी से पूरी तरह काटकर अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा सकता है कि जो पहले से वो बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्हीं पर उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया है। उन्हें लगा कि बजट पे बहुत कुछ जोड़ने से फायदा तो होने वाला है नहीं। वो कह रहे हैं ये राजनीतिक रणनीति का समय है, ये स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट का टाइम है, ये लोक लुभावन चीजों का समय नहीं रहा। एक आखिरी सवाल कि ये जो लगातार विपक्ष पे हमले हो रहे हैं, उसे हम किस रूप में देखें? क्या ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊं कि मुझे 400 सीटें मिले, या उनकी कुछ घबराहट को दिखाता है? हम इसे कैसे समझ सकते हैं? 400 सीटें तो केवल तभी मिल सकती हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी चुनाव जीते। तो वो जब तक दक्षिण भारत का कोड वो क्रैक नहीं करेगी, उन्हें 400 सीटें नहीं मिलेंगी। अभी तो भाजपा ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि जितनी सीटें 2019 में मिल गई थी, उतनी कम से कम उन्हें मिल जाए। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं।